जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11 के ऐसे छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में इकोनॉमिक को रखा है और इसका हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे सवाल मॉडल क्वेश्चन पेपर से भी रिपीट करते हैं। इसलिए आपके लिए ये पेपर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा जिसका भी इकोनॉमिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं आज का पहला सवाल। और हाँ, इसके बाद जितने भी मॉडल पेपर आएंगे जैसे सेट 2 सेट 3 अगर आते हैं तो उनका भी वीडियोस लगातार आपको मिलता रहेगा। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं है। तो निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं है ये आपको बतानी है। ठीक है, ये आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कोई किसी से क्वेश्चन पूछता है, कोई किसी से प्रश्न पूछता है तो भाई आप उसको उत्तर जानने के रखते हो, लेकिन अगर आप प्रश्न में ही उत्तर दे दोगे तो वो प्रश्न की विशेषता नहीं होगी। प्रश्न का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन आंसर आपको करना है। अगर हम प्रश्न में ही उत्तर का संकेत दे देंगे तो फिर वो गलत है ना। तो ये वाला लाइन जो है आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कोशिश करेंगे हम जहाँ कहीं ट्रिक लगेगा ट्रिक लगाएंगे, जहाँ पे समझाने की आवश्यकता होगी वहाँ पर आपको समझाया जाएगा। तो इसलिए पूरा पेशेंस बनाए रखें और ध्यान से इस वीडियोस को देखें। और मैं जानता हूँ कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। जो लोग इकोनॉमिक्स लिए हुए हैं ना वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों के लिए 20 दिन का टारगेट चलाया जा रहा है, 20 डेज टारगेट। उसमें मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक चारों सब्जेक्ट एक ही वीडियो में करवा रहा हूँ और ऊपर में टाइमिंग लिखा होता है, तो आप लोग उसको ज़रूर विजिट कीजिए। ठीक है ना, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है वहाँ पर, तो आप लोग उसको ज़रूर विजिट कीजिएगा। संख्यांकी का जनक किसे कहा जाता है? अब देखिए संख्यांकी का जनक बोले या संख्यांकी का पितामह बोले, बात एक ही है। तो इसका जनक कहते हैं संख्यांकी का जनक पूछा है ना। देखिए इसमें दो तरह का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर बोल दे कि सिर्फ संख्यांकी का जनक किसको कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अगर भारतीय संख्यांकी, यहाँ पर देखिए पीसी महालनोबिस जो है ना ये भारतीय संख्यांकी के जनक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे जो है दिक्कत लग रही है कि इसका पूछने का मकसद क्या है। अगर ये भारतीय संख्यांकी के बारे में पूछ रहा है तो पीसी महालनोबिस 100% कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऑल ओवर वर्ल्ड के बारे में अगर पूछेगा तो हम लोग फिर बी ऑप्शन को करेंगे, गॉटफ्राइड एकेनवॉल। ठीक है, तो आप टेंशन ना लो, आपको वहाँ पर जो है एग्ज़ाम में क्लियर कर देगा। क्योंकि ये मॉडल का पेपर है तो यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम का क्वेश्चन बिल्कुल स्पष्ट आपको वहाँ पे लिखा जाएगा कि विश्व में संख्यांकी का जनक किसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा गॉटफ्राइड एकेनवॉल को। अगर बोलेगा भारतीय संख्यांकी का जनक किसको बोलते हैं तो पीसी महालनोबिस को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य क्या अध्ययन है, ये कथन किस अर्थशास्त्री का है आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है मुक्तोत्तर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो सही व्याख्या करना कठिन, ये वाला जो है प्रश्न जो ये जो है कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं परास का क्या अर्थ होता है। अब परास जैसे आपको निकालना है तो अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर। अगर आपको बोलेगा कि इसका परास निकालिए तो सबसे जो बड़ा वैल्यू होगा में सबसे छोटा वैल्यू को घटा दीजिए, आपका परास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कह रहा है कि लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला दो वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है। तो कौन सा वर्गीकरण होगा? गुणात्मक, है ना, गुणात्मक वर्गीकरण का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कह रहा है कि किसी सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है। तो किसी सारणी में पंक्ति शीर्षक को अवशीर्ष कहते हैं। ठीक है, स्टेप्स कहते हैं। आयत चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं। अब ये जो आयत चित्र है किस प्रकार के चर के लिए बनाते हैं तो संतत चर। कैसा बनाएंगे? संतत चर। क्वेश्चन नंबर आता है 9 पे। सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, इसको हम लोग समांतर माध्य बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य है। तो किसकी? तो माध्यिका की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है।
तो कौन सा औसत हो जाएगा? चतुर्थक। ऑप्शन देखिए 4 बराबर भाग में विभाजित कर रहा है तो चतुर्थक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है? तो परास गुणांक, विचलन गुणांक, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। निम्नलिखित में से किस माप की गणना में प्रेक्षणों की औसत से विचलन के निरपेक्ष मान को लिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा माध्य विचलन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14। यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन 16, समांतर माध्य 50, तो विचलन गुणांक क्या होगा? देखिए सीधी सी बात है, इस तरह के विचलन गुणांक निकालने जब भी निकालने लगा तो ऊपर लिख दीजिएगा विचलन का मान 16 और नीचे लिखिएगा समांतर माध्य 50 और इसको 100 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो 50 से ये कट जाएगा 2 बार में, 16 दूनी हो जाएगा 32। 32 कहाँ है? नीचे ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा, तो 32% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे कि सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध का संख्यात्मक माप है? सही जवाब हो जाएगा रेखीय सहसंबंध। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः धनात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे कि निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत का परिवर्तन को मापता है? राइट आंसर होता है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेस्पेयर क्या कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आधार अवधि की मात्रा। ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे आते हैं कि मदों के सापेक्ष महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग भारित सूचकांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है वो कृषि से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना है। ऑप्शन नंबर सी। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो भारत में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत हुई वो 1991 में हुई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विनिवेश का उद्देश्य क्या है? और विनिवेश का उद्देश्य आपको बताना है तो वित्तीय अनुशासन को बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पे। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? अब इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1995 में की गई थी। काफ़ी फेमस सवाल है, एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? तो ग्रामीण जनता की जो आजीविका है उसका मुख्य आधार होता है कृषि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे। निम्न में से कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है भाई? भारत। ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे आते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? अब ये जो पारित हुआ है ये 2005 में पारित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 30 पे। निम्न में से कौन सा मानव पूंजी नहीं है? अब यहाँ पर आपको बताना है कि मानव पूंजी कौन नहीं है। तो कंप्यूटर यहाँ पर जो होगा ये मानव पूंजी में नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 में कि मानव विकास है। मानव विकास है क्या है भाई? एक साधन है, एक साध्य है, या फिर साधन एवं साध्य दोनों होगा? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साधन और साध्य दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो कौन सा कारक होगा भाई? परिवहन का विकास, शहरीकरण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी का विकास, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे कि आधारिक संरचना के अंतर्गत आता है क्या? आता है भाई? तो ये आएगा आपका बिजली भी आएगा, सिंचाई भी आएगा, सड़कों का निर्माण भी आएगा। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना
किस वर्ष हुई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई वो 1975 में हुई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 पे। कह रहा है कि ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में डैश है। क्या है भाई? तो अधिक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आएंगे, ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को डैश कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? तो ये कहा जाएगा आपका दिहाड़ी मजदूर। क्या कहते हैं इसको? दिहाड़ी मजदूर कहते हैं। इनमें से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो क्या हो जाएगा इसमें? सौर ऊर्जा। अगले सवाल पे आते हैं कि इनमें से कौन स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक है? तो स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक कौन होगा? शिशु मृत्यु दर। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं कि जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? तो जैविक खाद को खेती के लिए जो उपयुक्त मानते हैं इसलिए कि इसमें रासायनिक पदार्थ मिला हुआ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि सार्क का गठन कब हुआ था? अब ये सार्क सार्क मछली मत समझिएगा। सार्क मतलब एक संगठन है, ठीक है। आपको उसको बताना है कि इसका जो है गठन कब किया गया था। तो इसका जो गठन हुआ था 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।